India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कोर्ट्स राउंडअप में। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे तक हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से अप टू डेट करवाएंगे। हाई कोर्ट से लेकर लोअर कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट तक के फैसलों को आपके सामने रखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं कोर्ट्स राउंडअप। India Legal presents Courts Roundup. ओटीटी और सोशल मीडिया के अश्लील कंटेंट पर रोक लगाने की मांग के मामले में सुनवाई हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार, ओटीटी और सोशल प्लेटफॉर्म को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने अश्लील कंटेंट को लेकर दाखिल याचिकाओं पर सुनवाई के बाद केंद्र सरकार के साथ नेटफ्लिक्स, उल्लू डिजिटल लिमिटेड, ऑल्ट बालाजी, ट्विटर, मेटा प्लेटफॉर्म और गूगल को नोटिस जारी किया है। जस्टिस BR गवई की अध्यक्षता वाली बेंच ने सुनवाई के दौरान कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा, यह याचिका के जरिए ओटीटी प्लेटफॉर्मों और सोशल मीडिया पर विभिन्न आपत्तिजनक, अश्लील और अभद्र सामग्री परोसे जाने को लेकर महत्वपूर्ण चिंता पैदा करने वाले विषय को उठाया है। वहीं कोर्ट ने जब इस बारे में सॉलिसिटर जनरल से पूछा तो SG ने भी कहा कि इन प्लेटफॉर्म पर परोसे जाने वाले सामग्री उचित नहीं होते। दरअसल पूर्व सूचना आयुक्त उदय माहुरकर और अन्य की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर मांग की गई कि कोर्ट केंद्र सरकार को नेशनल कंटेंट कंट्रोल अथॉरिटी का गठन करने का निर्देश दे, जो इन प्लेटफॉर्म पर अश्लीलता को रोकने के लिए दिशा निर्देश तय करे। सुप्रीम कोर्ट ने शाही ईदगाह मस्जिद और कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले में एक महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का आदेश, जिसमें हिंदू पक्ष की याचिका पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी ASI को पार्टी बनाने की अनुमति दी गई थी, प्रथम दृष्टया सही है। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति PV संजय कुमार की पीठ ने मुस्लिम पक्ष की अपील पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि हिंदू पक्ष की ओर से मूल संशोधन की अनुमति दी जानी चाहिए। हिंदू पक्ष ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिसमें दावा किया गया था कि शाही ईदगाह मस्जिद एक संरक्षित स्मारक है और इसे मस्जिद के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। उन्होंने ASI को पार्टी बनाने की मांग की थी, जिसे हाईकोर्ट ने अनुमति दे दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मुस्लिम पक्ष की अपील गलत है और हाईकोर्ट का आदेश सही है। कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को लिखित बयान दाखिल करने का समय दिया और सुनवाई स्थगित कर दी। यह विवाद तब शुरू हुआ जब हिंदू पक्ष ने सिविल कोर्ट में याचिका दायर की, जिसमें दावा किया गया कि शाही ईदगाह मस्जिद कृष्ण जन्मभूमि की जमीन पर बनाई गई है। सिविल कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया था, लेकिन जिला कोर्ट ने इसे पलट दिया था। इसके बाद मामला हाईकोर्ट में पहुंचा, जिसने ASI को पार्टी बनाने की अनुमति दी। सुप्रीम कोर्ट ने यूट्यूबर रणवीर अलाहाबादिया का पासपोर्ट जारी करने का आदेश दिया है, जिसे उन्होंने अश्लीलता के आरोप में दर्ज मामलों में गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक के लिए जमा किया था। जस्टिस सूर्यकांत और N कोटेश्वर सिंह की पीठ ने यह आदेश पारित किया जब उन्हें पता चला कि असम और महाराष्ट्र में दर्ज FIR की जांच पूरी हो गई है। पीठ ने अलाहाबादी को अपना पासपोर्ट प्राप्त करने के लिए महाराष्ट्र साइबर क्राइम ब्यूरो में आवेदन करने की अनुमति दी। इलाहाबादी के वकील डॉक्टर अभिनव चंद्रचूड़ ने असम और महाराष्ट्र में दर्ज FIR को एक साथ जोड़ने का अनुरोध भी किया, क्योंकि दोनों एक ही शो से संबंधित है। हालांकि जस्टिस सूर्यकांत ने असहमति जताई और कहा कि गुवाहाटी FIR में कुछ विशिष्ट आरोप हैं
जो मुंबई एफआईआर में नहीं है। उन्होंने पूछा क्यों असम में पीड़ित व्यक्ति को महाराष्ट्र आने के लिए कहा जाए। पीठ ने कहा कि वह इस मुद्दे पर अगली सुनवाई में विचार करेगी। इस बीच एक अन्य मामले में MS क्योर SMA फाउंडेशन ने कॉमेडियन समय रैना के खिलाफ एक रिट याचिका दायर की है, जिसमें आरोप लगाया है कि उन्होंने विकलांग व्यक्तियों के बारे में अपमानजनक टिप्पणी की। इलाहाबादी और चंचलानी सहित कुछ यूट्यूबर्स के खिलाफ विवाद तब शुरू हुआ जब समय रैना के यूट्यूब शो इंडियाज़ गॉट लेटेंट के एक एपिसोड के कुछ वीडियो क्लिप वायरल हो गए, जिसमें स्पष्ट यौन संदर्भ थे। इलाहाबादी और रैना दोनों ने सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगी और रैना ने अपने यूट्यूब चैनल से शो के सभी एपिसोड हटा दिए। गुवाहाटी पुलिस ने 10 फरवरी को 5 यूट्यूबर्स और कंटेंट क्रिएटर्स के खिलाफ अश्लीलता और यौन रूप से स्पष्ट चर्चा को बढ़ावा देने के आरोप में FIR दर्ज की। महाराष्ट्र साइबर विभाग और जयपुर पुलिस ने भी इस संबंध में मामले दर्ज किए। इलाहाबादी और चंचलानी ने सुप्रीम कोर्ट में कई FIR को रद्द करने या जोड़ने की मांग की। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबादी को अंतरिम राहत दी और बाद में उनके शो पर लगे प्रतिबंध को हटा लिया। तमिलनाडु के बिजली निषेध और उत्पाद शुल्क मंत्री के पद से वी सेंथिल बालाजी के इस्तीफे के बाद सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत रद्द करने की याचिका को खारिज कर दिया है। बालाजी को सितंबर 2024 में एक धन शोधन मामले में जमानत दी गई थी, जो उनके परिवहन मंत्री के कार्यकाल के दौरान नकद के लिए नौकरी घोटाले से जुड़ा था। हालांकि मंत्री पद पर उनकी बहाली ने गवाहों पर संभावित प्रभाव के बारे में चिंताएं बढ़ा दी। बालाजी को 14 जून 2023 को प्रवर्तन निदेशालय ने धन शोधन के आरोप में गिरफ्तार किया था। सितंबर 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत देते हुए माना था कि वह मंत्री नहीं है। हालांकि उन्होंने जल्द ही अपनी मंत्रीगिरी फिर से शुरू कर दी, जिससे जमानत की शर्तों के उल्लंघन की चिंताएं बढ़ गई। 23 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने बालाजी से कहा था, हमने पूरी तरह से अलग आधार पर जमानत दी थी। अगर लोग इसी तरह से कानून की प्रक्रिया के साथ खेलेंगे, हम अपने आदेश में दर्ज करेंगे कि हमने आपके खिलाफ फैसले के निष्कर्षों को नज़रअंदाज करने में गलती की है। हम आपको एक विकल्प देंगे, पोस्ट या स्वतंत्रता। इसके बाद बालाजी ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने बालाजी और K पोनमुडी के इस्तीफे के बाद अपने मंत्रिमंडल में फेरबदल किया है। SS शिवशंकर को बिजली विभाग की अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है, जबकि S मुथुसामी को निषेध और उत्पाद शुल्क विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई। RS राजकनप्पन को वन और खाद्य मंत्री बनाया गया। सुप्रीम कोर्ट में गिर सोमनाथ में अवैध निर्माण के संबंध में दायर हलफनामा और उसमें अवमानना याचिकाओं पर जो सुनवाई है उसे पूरा किया। याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया कि सरकारी ज़मीन पर 12 फीट ऊंची दीवार का निर्माण किया जा रहा है, जबकि सरकार ने कहा कि यह सिर्फ एक सामान्य 5 से 6 फीट ऊंची बाउंड्री वॉल है। न्यायमूर्ति BR गवई और न्यायमूर्ति AG मसीह की पीठ ने गुजरात सरकार को निर्देश दिया कि वे अपने कलेक्टर को उचित निर्देश जारी करें ताकि दीवार की ऊंचाई सामान्य सीमा में रखी जा सके। कोर्ट ने कहा कि अगर भविष्य में कोई अन्य निर्माण होता है तो याचिकाकर्ता कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। गुजरात सरकार ने गिर सोमनाथ में अतिक्रमण हटाने के लिए एक अभियान चलाया था, जिसमें मुस्लिम धार्मिक और आवासीय स्थलों को तोड़ा गया था। याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया कि यह कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के 17 सितंबर के आदेश का उल्लंघन है, जिसमें बिना नोटिस के तोड़फोड़ पर रोक लगाई गई थी। याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया कि सरकारी ज़मीन पर 12 फीट ऊंची दीवार का निर्माण किया जा रहा है। गुजरात सरकार ने कहा यह सिर्फ एक बाउंड्री वॉल है और इसका उद्देश्य अतिक्रमण रोकना है। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार को निर्देश दिया कि वे दीवार की ऊंचाई सामान्य सीमा में रखें। कोर्ट ने कहा अगर भविष्य में कोई अन्य निर्माण होता है तो याचिकाकर्ता कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि शरिया कोर्ट, काजी कोर्ट या दरुल कज़ा काजियत जैसे किसी भी नाम से ज्ञात निकायों को कानून में कोई मान्यता नहीं है और उनके द्वारा दिए गए किसी भी निर्देश को कानून में लागू नहीं किया जा सकता है। न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया और न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ ने अपने फैसले में कहा कि इस तरह के निकायों द्वारा किए गए किसी भी निर्णय या घोषणा को केवल तभी मान्यता दी जा सकती है जब प्रभावित पक्ष उस पर कार्रवाई करने के लिए सहमत हो और यह किसी अन्य कानून का उल्लंघन न करे। एक महिला ने अपने पति के खिलाफ गुजारा भत्ता की मांग को लेकर याचिका दायर की थी। फैमिली कोर्ट ने काजी कोर्ट के समक्ष दायर एक समझौता पत्र पर भरोसा करते हुए महिला की गुजारा भत्ता की मांग को खारिज कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने फैमिली कोर्ट के फैसले को पलटते हुए कहा कि काजी कोर्ट के फैसले को कानून में कोई मान्यता नहीं है और यह किसी भी पक्ष पर बाध्यकारी नहीं है। कोर्ट ने कहा कि फैमिली कोर्ट का यह तर्क कि दूसरी शादी के कारण दहेज की मांग नहीं की जा सकती है, कानून के अनुसार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने पति को निर्देश दिया कि वह महिला को 4,000 रुपये प्रति माह गुजारा भत्ता दे। कोर्ट ने कहा कि यह राशि फैमिली कोर्ट में याचिका दायर करने की तारीख से देय होगी। दिल्ली हाई कोर्ट ने भारत संचार निगम लिमिटेड यानी BSNL की एक अपील को खारिज कर दिया, जिसमें विहान नेटवर्क्स लिमिटेड के पक्ष में दिए गए 43.52 करोड़ के मध्यस्थता पुरस्कार को चुनौती दी गई थी। यह पुरस्कार अरुणाचल प्रदेश और असम में काम करने के लिए दिया गया था, जो एक अग्रिम खरीद आदेश के तहत किया गया था, जिसे बाद में वापस ले लिया गया था। न्यायमूर्ति विभू बखरू और न्यायमूर्ति तेजस कारिया की पीठ ने एकल न्यायाधीश के फैसले को बरकरार रखा, जिसमें पुरस्कार को रद्द करने से इनकार कर दिया गया था। पीठ ने माना कि BSNL ने मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 की धारा 37 के तहत हस्तक्षेप के लिए कोई आधार नहीं दिया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने फैसले में माना कि मध्यस्थ ने दस्तावेजी साक्ष्य जैसे वेतन स्लिप, चालान और भुगतान प्रमाण पर विचार करने के बाद ही पुरस्कार दिया है। कोर्ट ने यह भी माना कि BSNL के तर्क कि पुरस्कार अत्यधिक है में कोई मेरिट नहीं है, क्योंकि पुरस्कार में केवल 25% वेतन प्रतिपूर्ति और 50% खरीद की लागत की प्रतिपूर्ति की गई है। इसलिए कोर्ट ने अपील को खारिज कर दिया और सभी लंबित आवेदनों को भी खारिज कर दिया। दिल्ली हाई कोर्ट ने टिप्पणी की कि वह अजमेर शरीफ दरगाह के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक या CAG द्वारा ऑडिट पर रोक लगाने के लिए इच्छुक है। न्यायमूर्ति सचिन दत्ता ने उल्लेख किया कि दरगाह प्रबंधन समिति को ऑडिट की शर्तें नहीं सौंपी गई है। कोर्ट ने कहा, मैं ऑडिट पर रोक लगाने के लिए इच्छुक हूँ। दरगाह के वकील का बिंदु बहुत स्पष्ट है। वह कहता है कि उसे प्रतिनिधित्व करने का अधिकार है, लेकिन वह अवसर नहीं आया है क्योंकि आपने ऑडिट की शर्तें नहीं सौंपी है। आपको अपने हाथ रोकने चाहिए। हालांकि कोर्ट ने मामले को आगे की विचार के लिए 7 मई को सूचीबद्ध किया है, जब CAG के वकील ने मामले में निर्देश प्राप्त करने के लिए समय मांगा। कोर्ट ने यह टिप्पणी अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह द्वारा दायर की गई याचिका पर सुनवाई करते हुए की, जिसमें CAG ऑडिट को चुनौती दी गई थी। दरगाह के वकील ने तर्क दिया कि समाचार रिपोर्टों के अनुसार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ऑडिट को मंजूरी दी और 2 अधिकारियों की एक टीम को इस कार्य के लिए नामित किया गया है। और कोर्ट्स राउंड अप में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।
India Legal presents Courts Roundup.